नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त आपके साथ में हैं कार्तिकेय चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं और ख़ास बात यह है कि इनकी अपनी एक अलग पहचान अब बन रही है। जिस जगह हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर एक कबड्डी महाकुंभ हो रहा है और वो पूरा आपके निर्देशन में हो रहा है। आप देख सकते हैं आसपास जो है युवाओं की भीड़ है। नसरुल्लागंज में हम यहाँ पर हैं और भोपाल के आसपास, विदिशा के आसपास के लोग जो हैं, युवा यहाँ पर आए हुए हैं और परिवार सहित आए हुए हैं। कबड्डी के आयोजन हो रहे हैं और जिस तरह का उत्साह यहाँ इस मैदान पर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश का जो भविष्य है वो उज्ज्वल है युवाओं को लेकर। लेकिन वो कितना उज्ज्वल है, उसके लिए क्या विज़न है, इस पर हम बातचीत करेंगे कार्तिकेय जी से। कार्तिकेय जी, बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये कि आप युवा हैं और इस वक्त खेलों में आप रुचि ले रहे हैं। स्पेशली कबड्डी मैच करवाने का, कबड्डी के इस महाकुंभ का उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले तो हमारे देश में क्रिकेट को एक धर्म के रूप में मानते हैं। यहाँ के खिलाड़ी जो होते हैं उनको भगवान मानते हैं। उसकी अपनी एक अलग खासियत है और मैं खुद स्वयं क्रिकेट प्रेमी हूँ। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति से निकल कर आते हैं, हमारी खेल की मिट्टी से निकल कर, हमारे देश की मिट्टी से निकल कर आते हैं। कबड्डी उनमें से ऐसा एक सबसे लोकप्रिय खेल है जिसको मैंने अक्सर देखा है कि इट इज़ अंडररेटेड। कई लोग जानते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई मंच नहीं है। तो मेरे मन में ये बात है कि एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसमें क्रिकेट को भी हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, प्रतिभाओं को निखारें, प्रतिभाओं को मंच दें। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट हमारे देश में दूसरों द्वारा लाया गया खेल है। कबड्डी तो हमारे देश में से ही निकला हुआ खेल है, तो इसको भी एक मंच मिलना चाहिए और वही मेरा प्रयास है। आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है नसरुल्लागंज में, पूरे प्रदेश में इस तरह के आयोजन होना चाहिए ताकि युवा जुड़ पाएँ? निश्चित रूप से मेरे ऐसे विचार हैं और अपने विचारों को समय समय तक जो उचित मंच है, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहाँ पहुँचाता भी रहता हूँ। पूरे प्रदेश में मुहिम चलनी चाहिए कि केवल कबड्डी नहीं, हमारे जो और भी स्थानीय खेल हैं उनके लिए उनके खिलाड़ियों को मंच देना चाहिए। देखिए, अब कबड्डी में कौन आता है? कबड्डी में आपको छोटे छोटे गांव के, हमारे जनजाति समुदाय के, हमारे छोटे छोटे भाई बहन ऐसे जो कभी बड़े स्तर पे खेल नहीं पाते, वो निकल कर आते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं, चाहे वो पिपलानी हो, घुटवानी हो, चाहे वो इटावा हो, ऐसी टीमें मैंने उनको खेलते हुए देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गया। प्रो कबड्डी भी मैं टीवी पे देखता था और आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ पे उस लेवल के भी टैलेंट यहाँ पर मौजूद है। तो हमने फैसला किया कि एक तो हर पंचायत में गैर सरकारी, शासकीय माध्यम की भी एक सीमा होती है और मैं कोई शासकीय अधिकारी नहीं हूँ, ना कोई शासकीय पद पर हूँ। तो गैर सरकारी माध्यमों से हमने चंदा इकट्ठा करके हर पंचायत में कबड्डी की मैटें पहुंचाई। कि जब तक पहले एक प्रचलन था कि मिट्टी में खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, मैटों की मांग मेरे पास लगातार आती थी। तो जितना हमें स्पोर्ट्स विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जितना हो सका उतना हमने वहाँ से किया। बची कुची पंचायतों में हमने स्वयं गैर सरकारी माध्यमों से चंदा इकट्ठा कर करके मैटों को पहुँचाने का काम किया। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी जितनी भी हमारे क्षेत्र की पंचायतें हैं, वहाँ पे सबके पास कबड्डी मैट है जी। तो आपने खेलों में तो खैर रुचि पैदा कर दी है यहाँ इस क्षेत्र में। रोज़गार को लेकर आपका विजन है। सबसे पहले उससे पहले क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप तो वकील बनना चाहते थे, तो अब राजनीति में पदार्पण आपका हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को जोड़ने का भी एक माध्यम हो सकता है? बहुत फ्रेंकली हम बात करें तो हर व्यक्ति एक विचारधारा से जुड़ता है। ये सही बात है कि मुझे वकील बनना था और उसी क्षेत्र में मेरी पढ़ाई है और वो सपना मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं अपने आप को ऐसी पोजीशन में देख रहा हूँ जो विचारधारा की लड़ाई को लेकर है। इस विचारधारा की लड़ाई को लेकर कई कार्यकर्ता एकजुट होते हैं। मैं उसी विचारधारा की लड़ाई के लिए आज मैदान में हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीधे तरीके से राजनीति में मैं आ रहा हूँ। एक कार्यकर्ता जो विचारधारा में विश्वास रखता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सनातन की विचारधारा, डेवलपमेंट की विचारधारा, मैं इसी काम को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और अपना सहयोग कर रहा हूँ। इसे किसी भी रूप में इस नज़रिए से ना देखा जाए कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ या फिर मेरी लॉन्चिंग हो रही है। हमारे क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी 230 विधानसभाओं में काम करते हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कई बार कई समय कई कार्यक्रमों में जहाँ
वो समय नहीं दे पाते हैं और उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते नहीं, लेकिन बुधनी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरे प्रयासों से वो गैप फुलफिल होता है तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ और अपने प्रयासों को सार्थक मानता हूँ। कार्तिकेय जी, बुरा क्या है राजनीति में यदि आना, और आप जैसे युवा आएंगे अगर, तो मुझे लगता है जब राजनीति की बात होती है तो ऐसा माहौल बन गया है कि युवा जो है वो दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जब अच्छे लोग नहीं आएंगे, युवा नहीं आएंगे, तो राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? तो बुराई क्या है राजनीति में आने में? इसमें निश्चित रूप से कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। देखिए, एक मेरा काम ये भी है कि मैं अपने क्षेत्र के टैलेंट को डेवलप भी करूं। कई ऐसे नेता हैं स्थानीय स्तर के, कई ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में जो अभी परिपक्व नहीं है, कई ऐसे युवा हैं जो परिपक्व नहीं है, लेकिन उनमें भी कई टैलेंट है, लीडरशिप का टैलेंट है, लीडरशिप उनमें भी है, लेकिन उनको निखारना की ज़रूरत, उनको मंच देने की। जब तक आप नेता के हाथ में माइक नहीं दोगे तब तक वो बोलना कैसे सीखेगा? तो एक मेरा दृष्टिकोण ये भी है कि स्वयं के डेवलपमेंट के साथ साथ मैं दूसरे ऐसे नेता खड़ा करूं कि बुधनी को कभी फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत ना पड़े। क्यों बुधनी में एक नेता का बेटा ही नेता बने? अगर यहाँ पे लीडरशिप डेवलप हो जाए तो निश्चित रूप से वो बुधनी को आगे बढ़ाएं। तो मेरी मेहनत इस क्षेत्र में भी रहती है कि अपना निखार तो ठीक है, दूसरे लीडर्स को भी डेवलप करूं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समुदाय के। और ये खेल वही माध्यम है ऐसे लोगों को सामने लाना जो वक्तव्य कला में अच्छे हैं, जिनकी लीडरशिप स्किल्स हैं, जो नेतृत्व कर सकते हैं, उनको निखारने का मेरा प्रयास रहता है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, और शायद यही भविष्य भी है, युवा जो भविष्य है। आप अमेरिका में आपने स्टडी की और उसके डेवलप कंट्री है वो, और जब भारत में आए, फिर मध्य प्रदेश में आप हैं, क्या अंतर पाते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल में? और आपको, क्योंकि वहाँ से आप आए हैं तो एक विज़न लेकर भी आए होंगे, यहाँ के युवाओं को क्या ऐसा दिया जाए कि वो अपना पोटेंशियल उपयोग कर पाएँ खेल के अलावा? हर युवा की 3 मांगें होती हैं मोटे रूप से, उसको और आप अलग अलग विभाग उसमें बांट सकते हैं, लेकिन हर युवा सबसे पहले चाहता है पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम, उसके बाद वो चाहता है किसी न किसी रोज़गार के माध्यम से जुड़ना, और अंत में युवा ये भी चाहता है कि यार शरीर जवान है तो खेल होना चाहिए। युवा चंचल होता है, युवा मनोरंजन चाहता है। तो इन सभी क्षेत्रों में काम करना सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी है, और इसी दिशा में काम करते हुए मैंने कई इनिशिएटिव अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर भी उठाने की कोशिश करी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना है तो आज की शिक्षा डिजिटलाइज होती जा रही है। हमारे क्षेत्र में सब जगह हमने स्मार्ट क्लासेस की पहल करी। हमारे यहाँ पे देखा ये गया है कि जो इंटीरियर के क्षेत्र होते हैं, जो रूरल एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी महसूस होती है। इसमें मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता, ना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दोष देना चाहता हूँ, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अगर नौकरी मिल जाए तो वो बेहतर जगह जाना चाहता है। कई बार क्षेत्र इतने इंटीरियर में होते हैं कि व्यक्ति सुविधा नहीं मिलने के कारण वो व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं पाता। तो इस बैरियर को ख़त्म करना ज़रूरी है। बैरियर कैसे ख़त्म हो सकता है? आप इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं। आजकल सब चीज़ें वाईफाई के माध्यम से और डेटा के माध्यम से जुड़ सकती हैं। तो जब व्यक्ति रिमोट मीडियम से आपको क्लासरूम्स में लेक्चर दे पाए तो वो माध्यम क्यों नहीं डेवलप होना चाहिए? हमने स्मार्ट क्लासेस डेवलप करी, कई जगहों पे हमने ऐसी व्यवस्थाएं भी बिठाई जहाँ पर भोपाल में पदस्थ एक टीचर ऑनलाइन माध्यम से या फिर वेब कैम के माध्यम से बच्चों को जो एक दूर दराज के गाँव में है वहाँ पर उनको लेक्चर दे सके। तो ये एक पहल हमने चलाई। स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री जी कॉपी किताब की व्यवस्था करते हैं, उनकी बेटों के लिए साइकिल की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने बीच में नोटबुक और पेंसिल, आखिर माता पिता, गरीब के माता पिता इस पर भी खर्चा क्यों करें? बेटों की बेटियों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी यहाँ पर बुधनी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी सबकी चिंता करते हैं। तो उसमें हमने जो हमसे हो सका गैर सरकारी माध्यमों से हमने वो करने का हमने प्रयास किया है। एक सवाल उठता है, चूँकि अब राजनीति की बात हो रही तो हम करना चाह रहे हैं, जो फ्री की बात की जाती है कि आम जनता को राशन फ्री दिया जाए, उसको सब्सिडी दी जाए, उसको अलग अलग तरह से जो है अप्रोच किया जाए। अभी लाली बहना की बात करें, लाली लक्ष्मी की बात करें, विपक्ष का एक आरोप होता है कि, बल्कि विपक्ष भी यही करता है, लेकिन आम जनता सोचती है कि क्या फ्री देना किसी समाज को पंगु बनाना नहीं है? आपकी उस पर एक युवा होने के नाते क्या राय है?
डीबीटी, इसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी व्यक्ति के जेब में आप पैसा डाल रहे हैं, स्ट्रिक्टली उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशल चेंज। सोशल चेंज में और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में अंतर है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा देश लगातार उस दिशा में जा रहा है जहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी पे हम निर्भर हो जाएं, बिजली पे। अब आप देख रहे हैं कि टू व्हीलर्स के क्षेत्र में कैसे नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते जा रहे हैं। टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं, फोर व्हीलर्स अब इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे समय ऐसा हो जाएगा कि बिजली की हमारे यहाँ पर यूजेज जो है, मांग जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे में ये बेवकूफ़ी है कि आप जाके जनता को बोले कि हम फ्री बिजली देंगे। आप जनता को जाके ये बोलिए कि हम बिजली की और व्यवस्था करेंगे ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आने वाले हैं उसको घर बैठे बैठे आप बिजली को सस्ता करने की बात कीजिए ना। बिजली की इतनी उपलब्धता कराइए कि बिजली सस्ती हो। लेकिन ये कहना, मैं मानता हूँ कि ये फ्री भी होगी अगर आप जनता को बोल देंगे बिजली फ्री। इतना बड़ा सिस्टम आप कैसे रन करेंगे? 8.5 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। आगे जाकर आप देखते हैं टू व्हीलर्स की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आगे मैं आज ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगे और हमारे प्रदेश को बिजली की और आवश्यकता पड़ेगी और उत्पादन की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। हमारी सरकारों को उस दिशा में काम करना चाहिए कि हम उत्पादन की क्षमता बढ़ाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के हम माध्यम बढ़ाएंगे, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो। हम रीवा में इधर हम देखें ओमकारेश्वर में पानी की सतह पे हम सोलर उत्पादन कर रहे हैं, सोलर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हमें इन दिशाओं में काम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम फ्री की बिजली दे देंगे। सवाल लाडली बहना योजना का, मैं शुरुआत इसकी करता हूँ क्योंकि ये एक योजना नहीं है, एक योजना की इट्स अ सीरीज़। हमारे प्रदेश में आप जब से आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, हमारे प्रदेश में कितनी थी बेटियों की संख्या बेटों के कंपैरिजन में? 912 हज़ार बेटों में। अब ऐसे में अगर इसके पीछे जाके देखा गया कारण क्या है, तो समझ में ये आया कि बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो गरीब माता पिता को उठाने पड़ते हैं। हमने इसको टारगेट किया कि आखिर क्यों बेटी को बोझ माना जाए, क्यों प्रदेश की आधी आबादी को बोझ माना जाए। और इसलिए एक श्रृंखला शुरू हुई। बेटी पैदा हुई तो उसको लखपति बनाओ, लाडली लक्ष्मी योजना। बेटी की शादी की चिंता करनी ना पड़े, बेटी की गरीब माता पिता को उसकी शादी की चिंता ना करना पड़े, इसलिए कन्यादान योजना। उसके बाद बेटी को अलग अलग माध्यमों से इतने आर्थिक सहायता दे दो कि कभी कोई ये कह ना पाए कि बेटी बोझ है। तो ये एक विजन है। हमारा टारगेट क्या था? हम टारगेट था कि हम बेटा बेटी को बराबर बनाना चाहते हैं। लेकिन उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता ये है कि आपको ऑन ग्राउंड वो सिमिलर अधिकार देना पड़ेगा, तब जाके आप उनको सही तरीके से कह पाएंगे कि बेटा बेटी बराबर है। उसके लिए हमने बेटी को लखपति बनाया, इसलिए डीबीटी, इसलिए डायरेक्ट उनके खातों में हमने पैसों को जोड़ा। ये लाडली बहना योजना भी कोई फ्रीबी स्कीम नहीं है। मैं बड़े कड़े शब्दों में उन लोगों की निंदा करता हूँ जो इसको फ्रीबी कहते हैं। बहन को घर में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हर बार हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में उसको अपने पति की ओर देखना पड़ता है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आखिर क्यों उस व्यक्तिगत वर्ग के साथ ऐसा अन्याय होना चाहिए? आपका विज़न तो बहुत स्पष्ट हो गया है बातचीत करते हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपके पिताश्री भी हैं, और उनसे क्या सीखा है आपने? राजनीति तो खैर सीखी है, लेकिन उनके क्या गुण हैं व्यक्तिगत रूप से जो आपको प्रभावित करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके अंदर होने चाहिए? सरल, सहज, अहंकार मुक्त, ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान ना करे, अभी से मैं कह नहीं सकता, लेकिन 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर व्यक्ति में अहंकार नहीं है तो मैं मानता हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता ये किसी व्यक्ति में हो सकती है। सबसे बड़ी बात मैं यही चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य कैसा है। व्यक्ति समय के साथ साथ कहते हैं लोग बदल जाता है, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि एक अगर सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिले तो अहंकार से मुक्ति। कभी भी मेरे मन में घमंड, दम्भ, अहंकार ऐसी नाम की चीज़ ना हो, चाहे मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँ या ना आऊँ।
अपने दिमाग में बर्फ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही अहंकार अंदर घुसता है तो दिमाग जो है वो ज्वाला बन जाता है, गुस्सा। अच्छा, मैं बेटा होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूर से ऑब्जर्वेशन मैं जब करता हूँ, दिमाग ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। क्रोध अगर आता है तो आपका सर्वनाश मुझे लगता है क्रोध ये कर देता है। जेनेटिक क्वालिटी है, आई थिंक ये चला आ रहा है शायद। आपके दादाजी जो हैं उनके अंदर भी चीज़ रही होगी, ये पारिवारिक गुण होता है, इससे कभी आपने महसूस किया? देखिए, जैसे जैसे आप समाज में अंदर घुसते हैं और समाज को पहचानते हैं और समाज की चीज़ों को आप जब फेस करते हैं, परिवार के संस्कार भी कई बार बदल जाते हैं। व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। मैं भी कई बार महसूस करता हूँ कि जब मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो कुछ लोग तो सराखों पर बिठाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे एग्री नहीं करते, वो स्वाभाविक है। कुछ लोग आपकी आलोचना भी करते हैं। ऐसे समय में भी मन को स्थिर रखना, इसमें मैं मानता हूँ कि दैवीय शक्ति की भी आवश्यकता होती है और मन में संतुलन की भी आवश्यकता होती है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन ऐसे समय में भी भगवान दिमाग को ठंडा रखे और जो सही फैसले हैं, आलोचना के बावजूद आलोचक के दिल को कैसे छूना, ये चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि राजनीतिक सफ़र में मैं आगे सीखूँगा और भगवान की इच्छा से, भगवान के आशीर्वाद से अपने अंदर ढालूँगा। पिताश्री तो खैर पापा जो हैं वो तो आपके नायक हैं, एक बड़े नायक हैं, उनसे सीखना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि बेटा जो है माँ के ज़्यादा नज़दीक होता है। मदर से आपने क्या सीखा है? करुणा, दया। और माँ से एक चीज़ सबसे ज़रूरी, मैं मन से यहाँ के माध्यम से बोल रहा हूँ कि माँ आपको आपका इमोशनल एस्पेक्ट जो है, देखिए एक पुरुष हैं अगर आप, तो कई बार आपको अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाना होता है। लेकिन जो करुणा आती है, दूसरों के प्रति दया का भाव आता है, दूसरों के प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात है, जो इमोशंस वाली बात है, इतनी क्रूर दुनिया में भी, और क्रूर दुनिया से आप मतलब समझते होंगे, मतलब कई प्रकार के लोग आपके आसपास होते हैं। ऐसे लोगों के थ्रू देखकर, ऐसे लोगों में भी अच्छा देखना, आलोचकों में भी भगवान का रूप देखना, अपने राजनीतिक विचारधारा से जो आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं उनमें भी सद्भाव को देखना, करुणा को देखना, ये माँ ही दे सकती है ऐसे संस्कार। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ एक तरफ पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए हैं और समाज में अपनी आवाज़ रखने की सीख दी है, वही माँ ने कठोर से कठोर परिस्थिति में भी प्रेम और सद्भाव को देखने की दृष्टि दी है। ये मेरी माँ की दी हुई सीखें। बहुत अच्छी बात है। आपसे बातचीत करते हुए लगता है कि आपकी वक्तव्य कला पर आपने काम किया है। मैंने कुछ आपके भाषण भी सुने हैं, कुछ यूट्यूब पर देखे हैं। तो आप अपने भाषण तैयार करने के लिए स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं? मुझे लगता है पढ़ने लिखने का भी शौक़ आपको है। किताब पढ़ने का शौक़ है। शुरू में तो लिखता था, लेकिन कई बार जब मैं मानता हूँ कि मन में अगर कुछ विचार हैं और कुछ ज्वलंत चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत विश्वास रखते हैं, तो कई बार वो चीज़ें मन से निकल कर आती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि शुरुआत में लिखता ज़रूर था मैं। लिखने से माइंड जो है वो फोकस होता है चीज़ों पे, उसका फोकस बढ़ता है, दिमाग एक क्षेत्र में एक जगह सोचता है। और फिर लिखने के बाद जब व्यक्ति क्या है, अपने आप से संवाद करता है, अपने आप से बात करता है, तो अंदर की जो चीज़ें वो निकल कर आती हैं। लेकिन इसके साथ मैं मानता हूँ कि पढ़ना भी, अलग अलग विषयों के बारे में अपने आप को जानकारी अपनी रखना भी वो बहुत ज़रूरी है। किताबों के माध्यम से हो सकती है, और आजकल तो इन्फॉर्मेशन का एज है, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप तुरंत गूगल करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। समाज बट रहा है। हम अगर बात करें, राजनीतिक समाज ही बट रहा है, अलग अलग पार्टियां हैं, और क्षेत्रवाद भी बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात भी होती है, जैनिज़्म की बात भी होती है। आपको लगता है एक धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करना वाकई बहुत ज़रूरी है आज के समय में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से सत्ता में आए, उन्होंने हमें एक मंत्र दिया जिस पर हम हमेशा काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास।
और सबका कल्याण। भारत देश में हमेशा से सामाजिक में एक तरीके से समाज अलग अलग अपने अपने विषयों को उठाता रहता है, जो ज़रूरी भी है। देखिए, हर समाज के अलग विषय और अलग मांगें रहती हैं, उसको सामाजिक एकजुटता से सामने रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात हो, जब मध्य प्रदेश के फैसले लिए जाने हों, या फिर मध्य प्रदेश तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हम मान लें अगर भैरवंदा नगर परिषद में अगर कोई डिसीजन लेना हो, तो ऐसे में सबकी राय को सामने रखकर जो सबके लिए सही है वैसे फैसले लेना चाहिए। लेकिन सामाजिक मंच हमारे देश में एक ज़रूरत ऐसे है कि सामाजिक मंचों के माध्यम से उनकी अलग अलग मांगें वो हमारे सामने आती हैं। इसलिए अलग अलग सामाजिक मंच पे हम जाते भी हैं, उनकी मांगों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो सबका साथ और सबका विकास ये ज़रूरी है। अब बहुत ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब भी चाहता हूँ कि ईमानदारी से मिल जाए। राजनीति में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? राजनीति की परिभाषा आपके हिसाब से मैं मानता हूँ, किसी पद की बात कर रहा हूँ, विधायक के तौर पर आप हैं, संसद के मंत्री के रूप में। राजनीति तो वही होती है जो पद हो और होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि बिना राजनीति में आए ही कई काम ऐसे हो जाते हैं जिससे समाज का फ़ायदा होता है। अगर ये संभव होता रहा तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे राजनीति में आना पड़े। मैं गैर राजनीतिक माध्यम से ही समाज को आगे लाने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं एक चीज़ को और मानता हूँ, मेरी ड्यूटी बुधनी में जो नया नेतृत्व है उसको खड़ा करना है। बुधनी के सामने ऑप्शंस होने चाहिए हमेशा। केवल इस वजह से कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ और केवल इसी कारण मैं हकदार हूँ किसी पद का या फिर किसी टिकट का, ये उचित नहीं है। बुधनी की जनता ऑप्शंस को सामने रखते हुए तय करे कि कौन हमारे लिए सही है। उन ऑप्शंस को निखारने का काम मेरा है, ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाने का काम मेरा है, नेतृत्व को डेवलप करने का काम मेरा है। और उसके बाद बुधनी की जनता जो चाहती है वो सर्वोपरि है। कार्तिकेय जी, आपसे बातचीत हुई और निश्चित मानिए कि एक युवा सोच सामने आई, और जो युवा वर्ग है वो चाहता भी है कि युवा जो लोग हैं वो सामने आए, राजनीति में आए, सामाजिक क्षेत्र में आए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कार्तिकेय जी से बातचीत हुई और उनसे बातचीत के बाद में समझ में आया कि एक युवा सोच क्या होती है। युवाओं को आगे ले जाने की बात उन्होंने की, रोजगार की बात उन्होंने की, धर्मनिरपेक्ष समाज की भी बात उन्होंने की। लेकिन एक सवाल का जवाब वो देर से टाल गए कि वो राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से देश के युवा चाहेंगे कि ऐसे युवा सामने आए, राजनीति में आए और एक बहुत स्पष्ट और बहुत ईमानदार विजन के साथ में काम भी करें। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।